बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जो कि बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है। यूनिट 4 में से ये टॉपिक है डाटा, उसके मीनिंग और टैबुलेशन की, यानी आंकड़े, आंकड़ों का क्या अर्थ होता है और आंकड़ों के सोर्स क्या हैं, स्रोत क्या हैं, आंकड़े किस प्रकार से इकट्ठे किए जा सकते हैं और उनका टैबुलेशन यानी सारणीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए देखते हैं। ये यूनिट 4 है PC3 में, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस है सीसीएस यूनिवर्सिटी का। उसमें यूनिट 4 में ये टॉपिक आते हैं। आज हम बात करेंगे हमारे डाटा, मीनिंग और उसके टाइप्स की, और हम बात करेंगे टेबुलेशन ऑफ डाटा की। इसके दो टॉपिक जो हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, परसेंटेज और जनरल टेंडेंसी, इस सेंटर टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, इनको हम आगे की प्रेजेंटेशंस में देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक डाटा, मीनिंग एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले बात आती है डाटा क्या है, यानी आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़े बेसिकली हम ये समझ लें कि एक क्रमबद्ध रिकॉर्ड होता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। किसका रिकॉर्ड होता है? मनुष्य के किसी भी गुण का रिकॉर्ड होता है, यानी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को, किसी भी इवेंट को अगर हम क्रमबद्ध ढंग से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वह आंकड़े हैं या डाटा है। यानी डाटा कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी। यहाँ क्वांटिटी यानी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। और जब हम ऑब्जर्वेशन या अवलोकन करते हैं तो हमारे पास कुछ नंबर, कुछ वैल्यूज आती हैं, तो वो कहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि आंकड़े क्या है हमारे, दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज। अलग अलग लोगों की अलग अलग हाइट्स होती हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग नंबर होते हैं, अलग अलग लोगों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। तो ये अलग अलग जो सभी की वैल्यूज हैं, ये हमारे डाटा होती हैं। और ये डाटा कैसे इकट्ठा किया जाता है, हम ये कैसे इकट्ठा करते हैं? जब हम अवलोकन करते हैं, यानी ऑब्जर्व करते हैं, किसी के बिहेवियर को देखते हैं या उसको मापते हैं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यूज आती हैं। इसीलिए हम डाटा के लिए एक ये भी कह सकते हैं कि इट इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। कुछ तथ्यों का, कुछ फिगर्स का एक कलेक्शन है, समूह है, जिसका प्रयोग हम बेसिकली किस लिए करते हैं? सर्वेज या एनालिसिस करने के लिए। जब हमें एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है या हमें किसी भी प्रकार की रिसर्च करनी होती है, तो हमें आंकड़े इकट्ठे जरूर करने होते हैं। वो रिसर्च का कोई फायदा नहीं है जो आंकड़ों पर आधारित ना हो। इसीलिए सारी रिसर्चेस जो हैं, सारे अनुसंधान जो है, वो आंकड़ों पर आधारित होते हैं। और हम किसी भी बात को तभी स्वीकार करते हैं जब उसके पीछे हमारे पास तथ्य स्पष्ट हों। तो आंकड़े क्या हैं, डाटास क्या हैं? दीज आर द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड दे मस्ट बी इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, राइट। और अगर ये ऑर्गेनाइज है तो वो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन के तौर पे काम करते हैं, यानी उसको लेकर के हम आगे किसी भी प्रकार से उसका फ्यूचर में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है डाटा की। यानी डाटा इज एनी ऑब्जर्वेशन, किसी भी प्रकार का अवलोकन, कलेक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक्स और इवेंट, यानी किसी भी विशेषता से संबंधित, किसी भी घटना से संबंधित यदि कोई भी अवलोकन हमने किया है, उसका जो समूह है, उस अवलोकन का, उन गुणों का जो समूह है, वो डाटा है। अब देखते हैं कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। आंकड़े हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। या तो हमारे पास आंकड़े न्यूमेरिकल होते हैं, यानी कि कुछ नंबर की फॉर्म में होते हैं, या क्वालिटेटिव होते हैं, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, यानी कहीं व्याख्या के तौर पर होते हैं, गुणात्मक रूप में होते हैं। जैसे हम ये कहें कि लड़के लड़कियां, ठीक है, और वो लड़के लड़कियों में अगर मैं ये कहूँ अच्छा, बुरा, भला, ये क्या है? गुण है। ये भी किसी व्यक्ति की, मान लीजिए मैं कहूँ ऑनेस्टी, या मैं कहूँ इंटेलिजेंस, कि ये बहुत इंटेलिजेंट है या ये कम इंटेलिजेंट है, तो ये क्वालिटेटिव डाटा हुआ, यानी डिस्क्रिप्टिव हुआ। और अगर मैं ये कहती हूँ कि इस व्यक्ति की हाइट सो एंड सो सेंटीमीटर्स है, या इस व्यक्ति का जो भार है इतना किलोग्राम है, वो क्वांटिटेटिव डाटा हुआ। यानी कि क्वांटिटेटिव का मतलब होता है मात्रात्मक और क्वालिटेटिव होता है गुणात्मक। दो प्रकार के हमारे डाटा होते हैं। ये चित्र में भी आपको यहाँ स्पष्ट हो जाएगा कि क्वालिटेटिव यहाँ वेरी गुड, गुड, एवरेज। लेकिन अब एवरेज को हम परिभाषित नहीं कर सकते, गुड को हम परिभाषित नहीं कर सकते।
ठीक है। तो इसी तरह से वो जो व्यक्ति मेरी नज़र में अच्छा है वो आपकी नज़र में अच्छा नहीं भी हो सकता। तो ये हमारे गुणों को हम जब बता रहे हैं तो ये गुणात्मक डाटा है। लेकिन अगर हम एक स्पष्ट संकेत देते हैं, हम ये कहते हैं इस व्यक्ति का शरीर का तापमान 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो वह एक स्पष्ट संकेत दे रहा है, एक नंबर वैल्यू दे रहा है, वो न्यूमेरिकल यानी मात्रात्मक आंकड़े कहलाते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा को हम इस तरह थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो भी क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक डाटा मात्रा में है ना, तो यानी उसकी कुछ मात्रा है हमारे पास, उसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी उसका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। और केवल हम देखने मात्र से नहीं कह सकते। जैसे किसी कोई 5 फुट का व्यक्ति, हम ये कहेंगे इसकी हाइट 5 फुट है, 5 फुट नहीं, हम उसको मापेंगे, अब तब हम कहेंगे हाँ ये व्यक्ति 5 फुट का है या 5 फुट 4 इंच का है। यानी कि हाइट एक ऐसा पैरामीटर है जो कि क्वांटिटेटिव है। तो हाइट से रिलेटेड हमारे पास जो भी डाटा आएगी वो क्वांटिटेटिव डाटा कहलाएंगे, क्योंकि हम उसको केवल ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। और दे कैन बी न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेड, इनको नंबर के फॉर्म में, अंकों के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि एक क्लास में कई स्टूडेंट्स हैं और कौन कौन से स्टूडेंट किस किस स्पोर्ट को खेलते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ द टोटल स्टूडेंट प्ले विच स्पोर्ट, कितने बच्चे टेनिस खेलते हैं, कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कितने बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, अगर 100 बच्चे हैं तो किस तरह से हैं। तो ये यानी हम कह सकते हैं क्वांटिटेटिव डाटा के बारे में, क्वांटिटेटिव डाटा जो है हमेशा न्यूमेरिकल होता है, इसको मेजर किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा यानी गुण, जैसे हम गुण बता रहे हैं, यानी कि हमारी कोई विशेषता या एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं। ये बेसिकली विवरणात्मक होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व को कर सकते हैं, लेकिन हम उसको नंबर नहीं दे सकते। जैसे मैं ये नहीं कहूंगी कि इसकी पर्सनैलिटी 70 है या इसकी पर्सनैलिटी 80 है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो यानी यहाँ हम कह सकते हैं अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है। तो इस तरह से हम क्वालिटी के रूप में जब हम बातें करते हैं तो उसको कहा जाता है क्वालिटेटिव डाटा। इसका उदाहरण है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, एक व्यक्ति ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है, कम ऑनेस्ट है। विजडम, उसमें बुद्धि कितनी है। क्लीनिनेस, सफाई, बहुत साफ रहता है, कम साफ रहता है। तो ये भी उसके गुण हैं, ये भी और ये कैसे हमें पता चले, हमने ऑब्जर्व करा। तो वो आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये आंकड़े भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी क्वांटिटेटिव डाटा को यानी कि मात्रात्मक डाटा को इकट्ठा करने के लिए आधार क्वालिटेटिव डाटा ही होता है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे क्लास में 100 बच्चों के नंबर चाहिए, तो बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, तो बॉयज और गर्ल ये उनके गुण हैं, गुणात्मक है रूप है, लेकिन उनके जो नंबर हैं वो उनके मात्रात्मक नंबर हैं। ये जो डाटा होते हैं दे आर मोर एक्सप्लोरेटरी एंड देन कंक्लूसिव। इनके आधार पर हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ इनके आधार पर हम बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे जो डाटा है उसके स्रोत कहाँ है, कहाँ कहाँ से हमें आंकड़े मिलते हैं, कैसे कैसे मनुष्य को डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। क्योंकि किसी भी प्रकार के सांख्यिकी विश्लेषण के लिए और किसी भी प्रकार के अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आंकड़ों का होना आवश्यक है। और आंकड़े भी हमें किसी ना किसी सोर्स से लेने पड़ते हैं, कोई ना कोई स्रोत होता है आंकड़ों का। क्योंकि कुछ स्रोत ऐसे होते हैं जो विश्वास के लायक होते हैं और कुछ सोर्स ऐसे होते हैं जो कि विश्वास के लायक नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से सोर्स हैं। पहला है प्राथमिक यानी प्राइमरी डाटा सोर्स, और दूसरा है सेकेंडरी डाटा सोर्स। यानी प्राइमरी डाटा सोर्स कौन से है, जो प्राथमिक है यानी सबसे पहले फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, और सेकेंडरी डाटा जो हमने किसी और से सुना, किसी और से जाना। आइए इसको और समझ लेते हैं। प्राइमरी डाटा का मतलब होता है दीज आर द डाटा दैट आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कि भारत में अगर जनसंख्या का की गणना हो रही है, तो जनसंख्या जो सेंसस ऑफ इंडिया है उसकी अगर गणना हो रही है, तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। उसमें क्या है, इन्वेस्टिगेटर ने सीधा उस व्यक्ति से आंकड़ा इकट्ठा किया है जो कि उस जिसका की वो आंकड़ा है, जिसकी की वो वैल्यू है, वो प्राइमरी सोर्स हुआ। उदाहरण के लिए अगर मैं ये कह दूं कि अगर डॉक्टर ने मेरा जो है टेम्परेचर चेक किया है,
उसने बताया कि आपका टेम्परेचर 100 डिग्री है, और किसी और मित्र ने बताया कि आपका टेम्परेचर 98 डिग्री है। तो कौन सा प्राइमरी डाटा हुआ? प्राइमरी डाटा वो हुआ जो कि डॉक्टर ने मेरा खुद मेजर किया है। मेरे उसके बारे में बात हो रही है, टेम्परेचर के बारे में, किसी और के कहने पर नहीं, जिसने मेजर किया है वो। यानी हम ये कह सकते हैं प्राइमरी यानी प्राथमिक आंकड़े कैसे होते हैं? बिल्कुल प्योर होते हैं, उनके साथ कोई भी छेड़ाखानी नहीं होती है, प्योर डाटा होता है। यानी जो गवर्नमेंट के गैजेट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट अपनी सरकारी जो आंकड़े रिलीज करती है, वो आंकड़े कौन से आंकड़े हैं? प्राइमरी आंकड़े हैं, वो गवर्नमेंट ने इकट्ठे करे हैं। अब अगर हम उन आंकड़ों को अपने विश्लेषण में प्रयोग कर रहे हैं, किसी और ने प्रयोग किया हुआ है उन विश्लेषण का, और हम उस व्यक्ति से वो आंकड़े ले रहे हैं, तो वो प्राथमिक नहीं होंगे, वो सेकेंडरी हो जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं प्राथमिक आंकड़े ओरिजिनल होते हैं, प्राइमरी प्योर होते हैं, और ये फर्स्ट टाइम जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेटर इकट्ठा करता है, ये वो आंकड़े होते हैं जैसे सेंसस ऑफ इंडिया। सेकेंडरी डाटा यानी कि गौण स्रोत कौन से होते हैं हमारे? गौण स्रोत में यानी जो कि डाटा, जो कि आंकड़ा किसी व्यक्ति ने कहीं पर इकट्ठा किया, ठीक है, एंड दैट मीन्स द डाटा दैट आर सोर्स फ्रॉम सम प्लेस एंड दैट हैज ओरिजिनली कलेक्टेड इट, और वो किसी और ने इकट्ठा किया है ना, और अगर हम उस आंकड़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम उन आंकड़ों की बात कर रहे हैं जिनको किसी और इन्वेस्टिगेटर्स ने, किसी और रिसर्चर्स ने पहले ही खुद इकट्ठा करा था, खुद अपने प्राइमरी सोर्स इकट्ठा करा था और अपनी इन्वेस्टिगेशन में लिखा था। अगर हम उनके पब्लिश या अनपब्लिश्ड रिसर्चेस में से उन इन फैक्ट्स को ले रहे हैं, तो वो कैसे सोर्सेज हैं? सेकेंडरी सोर्स। यानी कि दिस इंफॉर्मेशन इज इम्प्योर, प्योर नहीं है वो, किसी और कोई और बीच में आ गया ना, तो अगर कोई और बीच में आ गया तो वो प्योर नहीं है, राइट? तो इम्प्योर एंड स्टेटिस्टिकल ऑपरेशन में हैव बीन परफॉर्म ऑन देम ऑलरेडी, उनके ऊपर पहले से ही सांख्यिकी विश्लेषण किया जा चुका है। अगर सरकार ये कह रही है जनसंख्या बढ़ रही है, कम हो रही है, उसने अपने तथ्य इकट्ठे किए हुए हैं, तो वो उसके प्राइमरी डाटाज है। अगर हम उन आंकड़ों को आधार बनाकर अपना विश्लेषण करते हैं कि भारत की जनसंख्या पहले कैसी थी, फिर कितनी हुई, कैसे हुई, तो वो हमने क्या किया कि हमने सेकेंडरी सोर्स है, वो अब हमारे लिए सेकेंडरी सोर्सेज हो गए। तो एन एग्जाम्पल इज अ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस वेबसाइट। यानी कि जब विश्लेषण पूरा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कर लिया कि कितनी इनकम हुई, कितना कुछ हुआ, कितना एक्सपेंडिचर इंडिया का हुआ, क्या जीडीपी है, ये सब कब हो गया? जब उन्होंने ऑलरेडी डाटा इकट्ठा करके सांख्यिकी विश्लेषण कर लिया है। अगर अब हम उन आंकड़ों को लेते हैं तो वो कैसे आंकड़े हैं? सेकेंडरी डाटा है। या बुक्स में या जर्नल में किसी ने अपने पेपर पब्लिश करे हैं, तो वो सेकेंडरी डाटा है। पीएचडी लोग करते हैं, उनकी प्राइमरी सोर्स होता है, लेकिन उनका जो प्राइमरी रिकॉर्ड हुआ, अगर उन्हीं की थीसिस जो है ऑनलाइन अवेलेबल है और हमने उसको देख लिया, तो और उन्होंने किसी डाटा का जिक्र करा हुआ है, तो वो डाटा हमारे लिए प्राइमरी नहीं है, वो डाटा हमारे लिए सेकेंडरी हो गया, क्योंकि हमने वो किससे लिया है? किसी और की थीसिस से लिया है। अब हम बात करते हैं आंकड़ों को प्रस्तुत करने की, प्रेजेंटेशन करने की। तो आंकड़े अपने आप में कोई मायने नहीं रखते अगर हम उनको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में समराइज करते हुए सिस्टमेटिकली प्रेजेंट ना करें। तो एक चित्र ही सब कुछ कह देता है, कहते हैं ना, पिक्चर इज मोर देन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड। तो अगर एक पिक्चर, एक डायग्राम, एक ग्राफ, एक चित्र, एक टेबल देख करके ही हमें काफी कुछ पता लग जा रहा है, तो ये क्या है कि हमने आंकड़ों को प्रस्तुत इस तरह से किया है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का क्या मतलब होता है कि ये वो तरीका होता है जिससे कि हम आंकड़ों को ऑर्गेनाइज यानी संगठित करते हैं, संश्लेषण करते हैं, समराइज करते हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं सूचनाओं को, यानी इंफॉर्मेशन को दूसरों को बताना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही समराइज फॉर्म में। इस तरह से हम आंकड़ों को व्यवस्थित कर देते हैं कि सामने वाला हमारे वो चित्र देखे और उसको समझ में आ जाए कि ये टेबल या ये ग्राफ या ये डायग्राम क्या कह रहा है। तो अब अगर हमें प्रेजेंटेशन करना है तो कैसे करेंगे प्रेजेंटेशन? दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन और दूसरा होता है विजुअल प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन यानी सारणी के द्वारा प्रस्तुत करना आंकड़ों को, यानी हम 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, मल्टीपल कॉलम टेबल बना सकते हैं। या दूसरा विजुअल प्रेजेंटेशन, विजुअल मतलब
दृश्यात्मक प्रदर्शन, यानी जो चित्र, डायग्राम, ग्राफ, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो अभी आज हम बात करने वाले हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन की। अब उसको करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रस्तुत करना, आंकड़ों को व्यवस्थित करके प्रस्तुत करना क्यों जरूरी है। सबसे पहला ये है कि अगर हम प्रस्तुत कर देंगे डायग्राम के थ्रू, टेबल के थ्रू, तो इट विल बी इजी एंड बेटर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट कि क्या है, क्या है, किसका है, कि जैसे मार्क्स है। अब हमने हिंदी हिंदी सोशल स्टडी, साइंस, मैथ्स लिख दिया, 5 बच्चों के नंबर लिख दिए, एक टेबल की फॉर्म में कर दिया, इजीली क्लियर हो गया कि कम से कम अंकों में हमने ज्यादा से ज्यादा बात कह दी है। तो इट प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट डाटा। डाटा के बारे में पहली सूचना हमें टेबल से ही मिल जाती है, बाकी आगे की बात तो बात की बात है। तो उसके बाद है हम उसके टेबल के बेसिस पर फ्यूचर में उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसका एवरेज निकाल सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड, बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। हमें कंपेयर करना हो तो भी हमें आंकड़े ही चाहिए, किसी के कहने मात्र से हम कंपेयर नहीं करते। जैसे किसी ने कहा कि सेक्शन ए बहुत अच्छा काम करता है, सेक्शन बी बहुत अच्छा काम नहीं करता है, तो हमारे पास डाटा होना चाहिए। डाटा है तो वी विल बी एबल टू एनालाइज इट एंड रीच टू अ कंक्लूजन और वी कैन कंपेयर, राइट। एंड डाटा अगर ऑर्गेनाइज होता है तो इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव। फैला हुआ डाटा, बिखरा हुआ, अनऑर्गेनाइज, अव्यवस्थित आंकड़े किसी को भी पसंद नहीं आते, और वो कोई एक नतीजा, कोई एक रिजल्ट, कोई कंक्लूजन भी नहीं दे सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन से हमारी सम जो डाटा है वो बहुत ऑर्गेनाइज हो जाता है, इजी हो जाता है समझने के लिए, ठीक है। और फ्यूचर में हम उस पर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं और कंपैरिजन भी कर सकते हैं, लुक्स अट्रैक्टिव ऑल्सो। नेक्स्ट है कि अगर हमें आंकड़े प्रस्तुत करने हैं, चाहे टेबल से करने हैं चाहे डायग्राम से करने हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि उसको हम सिंपल बनाएं। टेबल में हम अगर बना रहे हैं तो बहुत सिंपल बनाएं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, लोग नहीं समझ पाएंगे। दूसरा है कि कोशिश ऐसे की जाए कि लोग उसको देखकर इंटरेस्ट बने लोगों का जानने का। अच्छा, मतलब डाटा इस तरह से प्रस्तुत हो कि लोगों को लगे कि इसमें क्या है आगे, है ना, तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। दूसरा ये है कि उस डाटा अगर हम सिंपल बना रहे हैं, कंसाइज कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, पर उसकी फील नहीं होनी चाहिए। यानी हम इतना छोटा, इतना ऐसा ना टेबल बना दें कि किसी को समझ में ही ना आए। तो कंसाइज करिए, लेकिन उसकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो खत्म नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम ध्यान रखेंगे कि डाटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पॉसिबल हो पाए। यानी उसके रोज और कॉलम्स में उसको इस तरह से फिट करें कि हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकें, सांख्यिकी विश्लेषण कर सकें, और वो किसी ना किसी समस्या का समाधान खोजने में भी उस आंकड़े का इस्तेमाल हो सके। तो अभी टेबुलर फॉर्म में डाटा की बात करते हैं। टेबुलर प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो टेबुलेशन का मतलब है जब हम रोज और कॉलम्स में आंकड़ों को एक क्रमबद्ध ढंग से तार्किक रूप से व्यवस्थित करते हैं, तो वो टेबुलेशन कहलाता है। यानी आंकड़ों का क्रमबद्ध और तार्किक प्रस्तुतिकरण, व्यवस्थीकरण, रो और कॉलम के आधार पर, उसे टेबुलेशन कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये दो ही कॉलम है यहाँ पर, स्पोर्ट और पीपल। इससे साफ पता लग रहा है, अगर हमारे को कोई ऐसे नहीं बताएगा बस ये 2 कॉलम का टेबल होगा, तो समझ में आ जाएगा कि ये टेबल क्या कहना चाह रहा है, राइट। इसका फायदा क्या है टेबुलेशन का, अगर हम टेबल बना लेते हैं तो टेबल से डाटा सिंपल बन जाता है। कॉम्प्लेक्स डाटा को भी हम सिंपल कर सकते हैं। 30 बच्चों के नंबर हैं, बिखरे हुए हैं, किसी के कितने नंबर हैं, किसी के कितने नंबर हैं, कोई नंबर 2 बार आया है, कोई 4 बार आया है, तो उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स डाटा को भी। और इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि कहीं कोई नंबर रिपीट तो नहीं हुआ, कहीं कोई डाटा जो है डिलीट तो नहीं होगा, कोई हमने टेबुलेशन में कोई कमी तो नहीं कर दी, वो हमें टेबुलेशन करते हुए पता लग जाती है। कंपैरिजन कर सकते हैं और डाटा को एक पहचान मिलती है कि ये मैथ्स के नंबर है, ये साइंस के नंबर है, ठीक है। तो उस टेबल को हमें इसलिए नाम भी देना चाहिए। और इट रिवील्स पैटर्न विद अ फिगर विच कैन नॉट बी सीन इन द नैरेटिव फॉर्म में। नैरेटिव फॉर्म में हम जितना कुछ नहीं बता सकते, लेकिन एक पैटर्न जो दिख जाएगा डाटा का, एक चार्ट, एक बार डायग्राम जो है वो जो दिख जाएगा, उसी से समझ में आ जाता है कि डाटा का क्या पैटर्न है। तो जब भी हम एक टेबल बनाएं तो टेबल बनाने में ये चीज़ें ध्यान रखें कि ऊपर टेबल का टाइटल ज़रूर होना चाहिए, टेबल का नंबर ज़रूर होना चाहिए, रो की हेडिंग हमें कहाँ लिखनी है, कॉलम्स की हेडिंग हमें कहाँ लिखनी है, और ये जो पोर्शन है बॉडी ऑफ द टेबल, यहाँ पर हमें बेसिकली डाटा डालना होता है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में हमें इनकी हेडिंग्स डालनी होती हैं।
और नीचे हमें फुट नोट में ज़रूर देना चाहिए, अगर हम कुछ नंबर को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वहाँ उसकी डेफिनेशन ज़रूर दें, और सोर्स कि कहाँ से हमने ये डाटा उठाया है उसका सोर्स भी हमें टेबल में देना चाहिए। ये देख लीजिए, एक टेबल का एग्जाम्पल है इसमें। तो आप देखें ऊपर टेबल नंबर लिखा हुआ है, टेबल का टाइटल है यूथ एक्टिविटीज़ है, ठीक है। ये कॉलम हेडिंग्स कहलाती हैं, फिलिपिन यूथ, अप्रैल दिस, यूएस यूथ, ये कॉलम हेडिंग है। ये रो की हेडिंग्स है, और ये बॉडी है, बॉडी में जहाँ डाटा है हमारा, नीचे सोर्स लिखा हुआ है कि हमने ये डाटा कहाँ से लिया गया है, राइट। ये टाइप्स ऑफ टेबल्स हैं। अगर हम टेबल में डाटा रखना चाहते हैं तो ये हमारी अपनी मर्जी नहीं होती है, ये हमें देखना होता है वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं। वन वेरिएबल है तो वन कॉलम, जो टू कॉलम डाटा बनता है बस, राइट। अगर टू वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास डबल टेबल बनता है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, केवल एक वेरिएबल है जेंडर। तो जेंडर के आधार पर हम बांट रहे हैं, तो बॉयज़ और गर्ल्स लिख दिया हमने, और इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। डबल टेबल यानी डबल वेरिएट टेबल भी कहा जाता है। पहले को सिंपल टेबल या वन वेरिएबल टेबल भी कहा जाता है। दूसरा है डबल टेबल या डबल वेरिएबल टेबल, द्विचर सारणी। तो द्विचर सारणी में हम दो चर दिखा रहे हैं, जेंडर और फूड हैबिट्स। तो हम ये जो डाटा दिखा रहे हैं इसमें दो बातें दिखा रहे हैं, जेंडर के हिसाब से भी दिखा रहे हैं और फूड हैबिट्स के हिसाब से, यानी बॉयज जेंडर, और कितने वेजिटेरियन है उसमें, कितने नॉन वेजिटेरियन है, गर्ल्स जेंडर और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, फूड हैबिट्स, राइट। तो ये टू वेरिएबल यहाँ पर आ गए, जेंडर और फूड हैबिट। ये ट्रिपल टेबल है, यानी थ्री वेरिएबल्स की जब हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं जेंडर, फूड हैबिट में भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में भी एज बिलो 20, एज अबव 20, इस तरह से एज भी तीसरा वेरिएबल आ गया। तो तीन वेरिएबल यहाँ आ गए, जेंडर, फूड हैबिट और एज। तो ये ट्रिपल टेबल कहलाता है, या थ्री वेरिएबल टीचर जो है सारणी कहलाती है। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल टेबल की, यानी बहुचर सारणी। बहुचर सारणी में आप देखते हैं जेंडर भी है, फूड हैबिट भी है, एज भी है, और रिसाइडिंग एरिया भी है, कहाँ रह रहे हैं, डे स्कॉलर है या हॉस्टलर है। तो कितने सारे यहाँ पर तीन से ज़्यादा वेरिएबल्स हो गए हैं, तो इसे हम कहेंगे मल्टीपल वेरिएबल टेबल, राइट। तो ये हमारा था आज डाटा और टेबल के बारे में। जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का ग्राफ्स एंड डायग्राम। थैंक यू सो मच।